सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 12 विषय हिंदी के पाठ नंबर 16 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो देखो, पाठ प्रश्न उत्तरों को शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो ये देखो, पाठ नंबर 16 है, इसका नाम है रीढ़ की हड्डी। इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, एकांकी के आरंभ में रामस्वरूप और प्रेमा किस लिए तैयारी कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर है गए। उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। लड़के वाले आने के लिए वो तैयारी कर रहे थे। देखिए विद्यार्थी, आपके समझ में ऐसे नहीं आएगा, आपको पहले ना पाठ की रीडिंग करनी पड़ेगी। तो हमारे चैनल जानवी एजुकेशन हब पे ये पाठ पढ़ाया हुआ है, और नहीं तो आप अपनी नोटबुक से भी पढ़ सकते हैं इसको। तो वो अगर आप एक बार पाठ पढ़ लेंगे तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2, उमा के अनुसार शंकर की बैकबोन क्यों नहीं थी? तो इसका राइट आंसर है घ। वह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक करता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस एकांकी से संबंधित विषय नहीं है। भाई इसका कौन सा संबंधित विषय नहीं है? तो इसका संबंधित विषय नहीं है विवाह उपरांत स्त्री पुरुष का झगड़ा। भाई विवाह के बाद में जो स्त्री पुरुष का झगड़ा होता है वो इसका विषय नहीं है, क्योंकि ये विवाह से पूर्व का है सब कुछ। प्रश्न नंबर 4, उमा गाते गाते अचानक क्यों रुक गई? क्योंकि वह शंकर को पहचान लेती है। क्योंकि वो शंकर को पहचान लेती है, इसलिए वो गाना गाते गाते रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? यह वाक्य किसका है? तो ये वाक्य है उमा का। इसका राइट आंसर है ग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए। इससे पता चलता है कि भाई इससे क्या पता चलता है? क्योंकि गोपाल प्रसाद की नज़र में विवाह भी एक बिजनेस है। भाई वो विवाह को भी एक बिजनेस ही मानता है, इसलिए वो ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर है ख। प्रश्न नंबर 7, झुकी कमर इनकी खासियत है, किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है शंकर के बारे में। इसका राइट आंसर है क। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह अंकित कीजिए। अब देखिए, 1 नंबर है, शंकर हॉस्टल में ताक झाँक करते पकड़ा गया था, इसलिए उससे उमा विवाह नहीं करना चाहती। तो ये सही बात है कि शंकर को उसने देख लिया था, वो लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक करता था। दूसरा है, प्रेमा को गाने बजाने से चिढ़ है। तो ये गलत है, प्रेमा को गाना बजाना अच्छा लगता था। गोपाल प्रसाद की आंखों में चतुराई टपकती है। तो ये सही बात है, उसको चतुराई टपकती है उसकी आंखों के अंदर। अधिक पढ़ी लिखी लड़की संगीत में कमज़ोर होती है। ये होता है, नहीं होती है। तो ये गलत बात है कि भाई पढ़ी लिखी लड़की संगीत में भी अच्छी हो सकती है। पढ़ना लिखना और काबिल होना केवल मर्दों का काम है, नहीं, गलत बात है ये, इसमें लड़कियां भी काबिल हो सकती हैं। 6 नंबर है, दुनिया की बहुत सारी बातें नियम केवल मर्दों के लिए है। तो देखिए ये 6 नंबर है ना, जो ये दुनिया की बहुत सारी बातें नियम केवल मर्दों के लिए है, तो तब तो ये आएगा गलत। ये सही लगा रखा है ना, तो ये सही नहीं है, ये गलत बात है। पर अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो ना कि दुनिया की बहुत सारी बातें नियम केवल मर्दों के लिए नहीं है, भाई मर्दों के लिए नहीं है, तो वो उसमें आएगा ये सही, उसमें आ जाएगा ये सही। तो ये थोड़ा सा देख लेना आप। प्रश्न नंबर 1, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है?
तो ये देखिए इसका उत्तर है, यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि हमेशा अपने बीते हुए समय को याद करता है तथा उसे ही सही ठहराता है, परंतु बीते हुए समय की तुलना वर्तमान समय से करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हर एक समय अपनी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सही होता है। यूँ भी हर ज़माने में अपनी मांग होती है, उसी के अनुसार अब ज़माना बदलता है तो वहाँ कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। समय के साथ स्वयं को बदलना भी आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, इसलिए ऐसी तुलना उचित नहीं है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है, रामस्वरूप द्वारा अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना है और उसे छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? कि भाई उसको शिक्षा भी दिलवाना है और उसे छिपाना भी है। इसका उत्तर है, आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपयुक्त बात है कि पिता की विवशता को उजागर करती है कि जो एक और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर सक्षम करना चाहता है, लेकिन समाज के नियमों को मानने के लिए बाध्य है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से किस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं, वह उचित क्यों नहीं है? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह सरासर गलत है। एक तो वह अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वह यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती है, ठीक उसी प्रकार लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। वह कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि आज के समाज में लड़का और लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। प्रश्न नंबर 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं दोनों ही समान रूप से अपराधी? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी है। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में अपना बिजनेस खोज रहे हैं और उनके अनुसार स्त्रियां सिर्फ चूल्हा चौका संभालने के लिए ही होती है। वे इस तरह का आचरण से इस संबंध में मधुरता और संबंधों की गरिमा को कम कर रहे हैं। रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, न कि मजबूरी में आकर परिस्थितियों से समझौता करते। प्रश्न नंबर 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो देखिए इसका उत्तर है कि उपयुक्त कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्न कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। शंकर का चरित्र अच्छा नहीं है। लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटते हुए वह पकड़ा जा चुका है। उसका अपना निजी कोई व्यक्तित्व नहीं है। वह अपने पिता के पीछे चलने वाला बेचारा जीव है। जैसे कहा जाता है वैसे ही करता है। वह कमज़ोर युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह शारीरिक रूप से भी समर्थ नहीं है। वह शरीर से भी कमज़ोर है। उससे तन कर बैठा भी नहीं जाता। जब वह अपना बोझ नहीं संभाल सकता तो परिवार को क्या संभालेगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को किस प्रकार के व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। समाज में आज उमा जैसे दृढ़, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसी दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती है और दहेज जैसी कुरीतियों से लड़ सकती है। ऐसी लड़कियां से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा। आत्मविश्वास से भरी, निडर तथा नई सोच रखती है। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए अभिशाप हैं। शंकर जैसे व्यक्ति
समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते, न ही प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, बल्कि वह समाज के लिए बोझ है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार मानव रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण बन जाती है, ठीक उसी प्रकार वैवाहिक जीवन में लड़का और लड़की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। उनके स्वस्थ रिश्ते, पारिवारिक शांति, अपनापन, समृद्धि का कारण बनते हैं। इस पाठ के जरिए यही बताने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी दोनों में ही समानता होनी चाहिए। नारी को कमतर समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अतः यह उचित शीर्षक है कि यहाँ रीढ़ की हड्डी समाज को मजबूत युवा वर्ग का प्रतीक भी है। प्रश्न नंबर 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? इस कहानी में कई पात्र हैं, परंतु सबसे सशक्त पात्र बनकर जो उभरता है वह उमा का ही है। उमा की उपस्थिति भले ही थोड़ी समय के लिए थी, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज के लिए नई सोच और दिशा प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 9, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। रामस्वरूप आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न है, एक मजबूत पिता है। वह एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय सही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी व्यवस्था तथा कायरता झलकती है। राम गोपाल निहायती चालाक, बड़बोले, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुषों की समानता में अविश्वास रखने वाले तकियानुसी व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारण वे मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। इससे उनका लालची स्वभाव का पता चलता है। प्रश्न नंबर 10, इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, लिखिए। देखिए, इसका उत्तर है रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यह एकांकी स्त्री पुरुष की समानता का पक्षधर है। लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना। बेटियों के विवाह के समय माता पिता को होने वाली परेशानियों को उजागर करना। 4 नंबर है स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करना। स्त्री को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना तथा उसका सबल व्यक्तित्व प्रस्तुत करना। देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? इसका उत्तर है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, अपने समय के महान और विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना ताकि अन्य लोग प्रेरणा ले सकें। उसके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए तथा समय समय पर उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। मीडिया आदि के द्वारा उनके अस्तित्व की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अश्लील चित्र, गीत, संगीत आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। भाई, अश्लील चित्र है, गीत संगीत है, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। लड़के और लड़की में समान अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने पर प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, इस एकांकी में विवाह की किस समस्या को प्रस्तुत किया गया है? उत्तर, यह एकांकी वैवाहिक संबंधों में व्याप्त कुरीतियों की ओर संकेत करती है। इसके अंतर्गत विवाह में स्त्रियों को महत्व प्रदान न करना, पुरुष प्रधान समाज का वर्चस्व शामिल और पढ़ी लिखी लड़की के माता पिता की व्यवस्था को यहाँ बताया गया है। दरअसल आज भी समाज कहीं कहीं इतना कठोर है कि वह लड़की की भावनाओं को अनदेखी कर उसका रंग रूप देखकर, चलाकर, बुलवाकर विवाह के लिए उसका चयन करता है। बार बार प्रश्न पूछकर भी यह जानना चाहता है कि घरेलू कामकाज में कितनी दक्ष है।
प्रश्न नंबर 13, उमा की किन्हीं दो चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उमा के चरित्र की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। उमा स्वाभिमानी लड़की है और वह स्पष्टवादी है। प्रश्न नंबर 14, गोपाल प्रसाद और शंकर महिलाओं के उच्च शिक्षित होने का विरोध करते हैं। आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, इसका उत्तर है गोपाल प्रसाद और शंकर महिलाओं को उच्च शिक्षित होने का विरोध करते हैं। इस एकांकी में गोपाल प्रसाद व शंकर को महिलाओं को उच्च शिक्षित होने पर विरोधी बताया गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आज के समाज में पुरुषों और महिलाओं का समान अधिकार प्राप्त है। समाज की परिस्थितियों को देखते हुए महिलाओं को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। लड़कियां भी आज पुरुषों के बराबर प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। जब तक किसी देश में महिला और पुरुष दोनों पढ़े लिखे होते हैं तो इस देश की प्रगति निश्चित है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार अपना ये इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स पूरे होते हैं। तो एक बार फिर आपसे अनुरोध है, जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।